नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 है क्या, इसके बारे में पूरी गहराई से बात करेंगे और इसके क्या अपवाद हैं, इनको भी आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो अनुच्छेद 14 है यह कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब जो राज्य है, कोई सा भी स्टेट है, तो वो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको विधि के समक्ष समता मतलब विधियों के समान संरक्षण उसको प्राप्त होंगे। ठीक है, किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समता के आधार पर जो विधियां बनाई गई हैं सरकार द्वारा, वो सभी पर लागू होंगी। एक शब्द में बात की जाए तो जितनी भी सरकार ने जो विधियां बनाई गई हैं उनको हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। तो जो आर्टिकल 14 है ये भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त होता है। और इस वाक्य में एक शब्द आया है व्यक्ति। व्यक्ति शब्द का यहाँ पे मतलब केवल व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति, सांविधिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां, इन सभी को यहाँ पे शब्द का रूप दिया हुआ है। अब अगर बात की जाए कि इस आर्टिकल में दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। इन दोनों की बात की जाए तो देखिए, जो विधि के समक्ष समता है इसका विचार यह लिया गया है ब्रिटिश मूल से। ठीक है, तो जो विधि के समक्ष समता है यह लिया गया है ब्रिटिश मूल से, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 14 है ये आधा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, आधा अमेरिका से। और बात की जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का क्या मानना है इस अनुच्छेद 14 के बारे में, तो उनका मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है, इसलिए इसे किसी भी तरह या संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने कहा है कि आर्टिकल 14 है जो है वो संविधान का मूलभूत तत्व है, इसलिए इसे खत्म नहीं किया जा सकता, चाहे संविधान संशोधन के द्वारा या किसी भी प्रकार इसको खत्म नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 14 को। आर्टिकल 14 के कुछ अपवादों को भी हम देख लेते हैं। इसमें पहला है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल के समय में, जब उनका क्या हो कि उनका कार्यकाल चल रहा हो, उस समय किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ दंडिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। ठीक है, बस लेकिन जो दीवानी मामले होते हैं उनको शुरू करने से पहले 2 महीने पहले उन्हें पूर्व सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपति को या राज्यपाल को, उसके बाद ही दीवानी मामले प्रारंभ किए जा सकते हैं। दूसरा है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकती। मतलब जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने पद पर हैं तो किसी भी न्यायालय में उनके खिलाफ जो गिरफ्तारी या कारावास है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और दूसरा अपवाद है कि विदेशी शासक, राजदूत या कूटनीतिक व्यक्ति पर दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। ठीक है, कोई विदेशी शासक है, विदेशी का कोई विदेश का पीएम है, राष्ट्रपति है या राजदूत है या कूटनीतिक व्यक्ति है, उस पर दीवानी एवं फौजदारी मामले नहीं चलाए जा सकते, जो कि भारत में जो विधियां बनाई हैं उनके अनुसार। तीसरा अपवाद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है। और चौथा अपवाद है कि संसद या राज्य के विधानमंडल के सदस्यों द्वारा संसद या विधानमंडल में कही गई किसी बात के विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर कोई सांसद या कोई संसद का सदस्य है या कोई विधानसभा का सदस्य है और वो संसद या विधानमंडल में कोई बात करता है, कोई मत देता है, तो उसके विरुद्ध कोई से भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता उस बात को लेके या उस
मत को लेके। तो ये था आर्टिकल 14 जो हमने बहुत ही गहराई से इसका अध्ययन किया, और जो बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं उनको भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे।